गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 8 मेरा बचपन स्टार्ट करेंगे। आप सब अपना पेज नंबर 61 ओपन कर लें। पाठ 8 मेरा बचपन। इस पाठ के लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, जिसमें उन्होंने अपने ही बचपन की कुछ झलकियों, अपनी कुछ यादों के बारे में बताया है, जिसे पढ़कर पता चलता है कि पूत के पाँव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। मतलब किसी व्यक्ति के भविष्य का अनुमान हम उसके वर्तमान को देखकर लगा सकते हैं। जब मैं बहुत छोटा था, नौकरों के पास रहा करता था। उन दिनों धनी परिवारों के लिए यह सामान्य बात थी। मतलब जो अमीर परिवारों के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को नौकरों के पास छोड़ देते हैं। बच्चे अपनी माँ को रात में ही देख सकते थे। बीमार होने पर पिता से उनकी मुलाकात और भी कम होती थी। नौकर ही उनकी देखभाल करते थे और कहानियाँ सुनाते थे। एक ऐसा ही नौकर मेरे यहाँ था, जिसका नाम ब्रजेश्वर था। उसके केश भूरे थे और उसकी दाढ़ी भी भूरे रंग की थी। चेहरे की चमड़ी सूखी और तनी हुई थी। स्वभाव से वह गंभीर था। सोच समझकर बातें करता था। मैंने सुना था कि पहले वह गांव के किसी स्कूल में पढ़ाया करता था। छुआछूत के मामले में वह बहुत कठोर था। छुआछूत मतलब वो बहुत सोच समझकर दूसरों को छुआ करता था, बहुत कम दूसरों को छूता था और अपने आप को भी छूने देता था। नहाने के लिए तालाब में जाता तो डुबकी लगाने से पहले पानी को 5 या 6 बार इधर उधर हटाता। नहा कर लौटते समय वह रास्ते पर इतनी सावधानी से चलता कि कोई उसे छू न ले। खाने के मामले में वह बहुत लालची था। हम बच्चों की थाली में पूरा खाना कभी नहीं परोसता था। दूर बैठकर ही पूरी हिलाता और पूछता रहता, तुम्हें और चाहिए? उसके पूछने का अंदाज कुछ ऐसा होता था कि मैं न ही कहता। मतलब वो ऐसे तरीके से पूछता था कि मैं खाने को मना ही कर देता था। कई बार न कहने के बाद हाँ कहने का मौका न देता। दूध के कटोरे भी उसे बहुत पसंद थे। मुझे तो दूध पसंद ही नहीं था। कम खाकर भी मैं कमज़ोर नहीं, ताकतवर ही था। कभी बीमार भी नहीं पड़ा। पेट दर्द किसे कहते हैं यह तो मैं जानता ही नहीं था। जब स्कूल जाने का मन न होता तभी पेट दर्द के बहाने किया करता था। इससे मेरी माँ परेशान नहीं होती थी। मुस्कुरा कर कहती, स्कूल मत जाओ। नौकर मुझे रामायण की कहानियाँ सुनाया करते थे और इन कहानियों के आधार पर बांधा भी करते थे। मतलब जब उन्हें अपने काम से बाहर जाना होता तो मुझे जंगलेदार खिड़की के पास बैठाकर खड़िया से चारों ओर लकीर खींच देते। फिर कहते, छोटे मालिक इससे बाहर नहीं निकलना। तुम तो जानते ही हो कि लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलने पर सीता मैया का क्या हाल हुआ था। मतलब जब उनके नौकरों को बाहर जाना होता था तो वो एक खिड़की के बाहर एक रेखा बनाकर उसे बोल देते थे कि इस रेखा को पार मत करना। भयानक राक्षस उन्हें उठाकर ले गया था, याद है ना? मुझे घर में बंद कर नौकर चले जाते। मैं खिड़की से बाहर तालाब और बड़े से बरगद के पेड़ को देखता रहता। घंटों वहाँ बैठा रहता। वहीं से मैंने चीज़ों को ध्यान से देखना और उन्हें अपनी यादों में संजोना सीखा। थोड़ा बड़ा होने पर मुझे नौकरों की देखभाल से अलग कर दिया गया। मुझे अपने भाई बहनों से मिलने जुलने के मौके मिलने लगे। मैं अपने पिता की 14वीं संतान था। मेरे कई भतीजे और भांजे भी मुझसे बड़े थे। बड़ी बहन का लड़का सत्य और सोमेंद्र मेरे साथी थे। सत्य मुझे एक बात के लिए हमेशा डराता रहता था, शांति निकेतन कभी मत जाना। शांति निकेतन कौन सी जगह है? जहाँ रविंदर जी के पिताजी रहते थे। मुझे आश्चर्य होता, क्यों नहीं जाना? पिताजी वहाँ जाते थे, वहाँ उनका मकान है। सत्य कहता, लेकिन वहाँ का सफ़र मतलब रास्ता बहुत खतरनाक है। वहाँ रेलगाड़ी से जाना होता है और रेलगाड़ी तो मौत का फंदा है, लोगों को इधर उधर फेंकती चलती है। जब मैं बड़ा हुआ तो पहली बार रेलगाड़ी से शांति निकेतन गया।
तब जाना रेल की यात्रा वैसी भयानक नहीं थी जैसी सत्या ने बताई थी। मैं जब 8 साल का हुआ, मुझे पढ़ाने एक मास्टर जी आया करते थे। एक बार बरसात के मौसम में सड़कों पर पानी भर गया। मैं चाह रहा था कि मास्टर जी न आए, लेकिन मेरी तमाम उम्मीदों को मिट्टी में मिलाता हुआ सड़क के मोड़ पर उनका पैबंद लगा काला छाता दिखाई ही पड़ा था। पैबंद मतलब फटे हुए कपड़े पर दूसरा कपड़ा सिला हुआ। अब कोई उपाय नहीं था। मुझे नींद भी आने लगी थी। अजीब बात यह थी कि उनके जाते ही मेरी आंखों से नींद गायब हो गई थी। शुरू में स्कूल जाने का मेरा बहुत मन करता था। सुबह सत्या और सोमेंद्र की स्कूल की गाड़ी में जाते हुए देखकर मैं भी रोता गिड़गिड़ाता था। आखिर मुझे भी स्कूल भेजा गया। घर पढ़ाने वाले मास्टर जी बहुत नाराज हुए। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, अभी तुम स्कूल जाने की जिद कर रहे हो, वह दिन जल्दी ही आने वाला है जब तुम स्कूल न जाने के लिए रोओगे। और सचमुच वह दिन जल्दी ही आ गया। पहले ही दिन मुझे स्कूल से नफरत होने लगी। नफरत मतलब घृणा होने लगी। प्रकृति और खुले आकाश से दूर एक अलग कमरे में बंद होकर पढ़ना मुझे खराब लगता था। मैं स्कूल से छुट्टी के उपाय सोचता। जो मुंशी जी मेरे भाइयों को अरबी फारसी पढ़ाते थे, उनसे छुट्टी के लिए अर्जी लिखवाने की विनती करता। अर्जी मतलब प्रार्थना पत्र। लेकिन स्कूल में विज्ञान और चित्रकारी करने में मुझे मज़ा आता था। चित्रकारी मतलब आर्ट। उन्हीं दिनों में कविता भी लिखने लगा। एक कॉपी में कविता लिखकर उसे जेब में लिए फिरता। सत्या और सोमेंद्र ने कविताएं पढ़ी तो उन्हें आश्चर्य हुआ, मतलब हैरानी हुई। फिर मेरे शिक्षकों ने भी वे कविताएं पढ़ी और मेरी तारीफ की, मतलब प्रशंसा की। यह बात पिताजी के पास भी पहुंची। उन्होंने कविताएं देखी और मुस्कुरा दिए। स्कूल से अरुचि होने के बावजूद, अरुचि मतलब स्कूल जाने का मन न होने के बावजूद भी मेरी पढ़ाई बराबर चल रही थी। घर पर ही भाषा, गणित, विज्ञान, चित्रकला, संगीत सभी सिखाए जाते। शरीर को स्वस्थ बनाने पर भी जोर दिया जाता। घर में संगीत के स्वर भी गूंजते रहते। तरह तरह के लोग घर पर आते रहते। हमें प्राचीन धर्मों, परंपराओं, आदर्शों और रीति रिवाजों का आदर करना सिखाया जाता। मुझे रामायण और महाभारत से तो लगाव हो ही चुका था। अब प्राचीन बांग्ला पुस्तकों को भी पढ़ने की रुचि जागी। वे किताबें सोने वाले कमरों में अलमारियों में बंद रहती थी। उन्हें निकालने के लिए कभी कभी चाची की साड़ी के छोर से बंधी चाबी के गुच्छों को भी चुराना पड़ता था। जब पिताजी यात्रा पर बाहर गए होते, मैं चुपचाप उनके कमरे में घुस जाता। उनकी कुर्सी पर बैठकर उनकी कोई किताबें पढ़ने लगता। जब मैं 12 वर्ष का था, मेरा उपनयन संस्कार किया गया, मतलब केसरिया रंग के कपड़े पहनाए, सिर मुड़ाए मतलब बाल उतरवा दिए, गंजा करवा दिया गया। कमरे में गायत्री मंत्र का जाप करने में मुझे बहुत मज़ा आता था। मैं सिर्फ इस बात से परेशान था कि मुंडे सिर के साथ मैं स्कूल कैसे जा पाऊँगा, मतलब गंजे सिर के साथ मैं स्कूल कैसे जा पाऊँगा। लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। उत्सव समाप्त होने पर पिताजी ने मुझे बुलाया और पूछा, तुम कुछ महीनों के लिए मेरे साथ यात्रा पर जाना पसंद करोगे? घर से निकलकर यात्रा पर जाने से मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं पिताजी के साथ पहले शांति निकेतन गया। पिताजी के नज़दीक आने का यह पहला मौका था। पिताजी मुझे छोटे मोटे काम करने को कहते। मैं उनकी घड़ी में चाबी देता, उनके खुदरे पैसों को संभालता, भिखारियों को भीख देता। वहीं मुझे यह पता चल गया कि कविताएं लिखने के लिए शांति निकेतन से बेहतर जगह कोई नहीं है। मैं बगीचे में नारियल के पेड़ पर नीचे ज़मीन पर बैठ जाता, अपने पैर सामने फैला देता और लिखने लगता। कुछ दिनों के लिए हम अमृतसर गए। वहाँ पर 1 महीना ठहरे। पिताजी मुझे अंग्रेजी, बांग्ला, व्याकरण, संस्कृत व
खगोल विज्ञान पढ़ाते। खगोल विज्ञान मतलब अंतरिक्ष विज्ञान। वे सादा खाना खाते जो मुझे भी अच्छा लगता था। इस यात्रा में पिताजी का दूसरा ही रूप देखने को मिला, जबकि अपने जन्म स्थान जोड़ा सांकों में हम लोग उनसे डरते थे। घर लौटकर मैं अपनी यात्रा के किस्से सबको सुनाया करता। माँ को मुझ पर बड़ा गर्व होता। घर में मेरे भाई ज्योतिरिंद्र और भाभी कादम्बरी मुझे कविता से जुड़ने में मदद करते। माँ की मृत्यु के बाद बड़ी बहन सौदामिनी मेरा ध्यान रखने लगी। नाटक और संगीत के अलावा ज्योतिरिंद्र की रुचि घुड़सवारी और तैराकी में भी थी। वह मुझे घुड़सवारी और तैराकी सिखाते। एक बार वह मेरे लिए किराए का एक टट्टू ले आए। टट्टू मतलब घोड़ा ले आए। मैं उस पर चढ़कर देहात की ओर निकल गया। मैं उस पर से सिर्फ इसलिए नहीं गिरा कि ज्योति दादा को भरोसा था कि मैं नहीं गिरूंगा। ज्योति दादा मतलब उनके ज्योतिरिंद्र भाई। ज्योतिरिंद्र दादा नाटक लिखा करते थे। नाटक के लिए वे गीत मुझसे लिखवाते। नाटक के बीच जब वे गीत गाए जाते तो सबको आश्चर्य होता कि एक कम उम्र के लड़के ने यह गीत लिखा। मैं 16 साल का हो गया था। मेरे भाई बहन मेरे भविष्य को लेकर चिंता करने लगे थे। भाई सत्येंद्र नाथ ने सुझाव दिया कि मुझे इंग्लैंड भेज दिया जाए। मुझे वहाँ मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर कानून की पढ़ाई करनी थी। मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं कक्षा। इससे पहले चुस्त और आधुनिक बनने के ख्याल से मुझे अहमदाबाद में सत्येंद्र दादा के पास रहना पड़ा। अहमदाबाद और मुंबई में 6 महीने रहने के बाद मेरे इंग्लैंड रवाना होने का वक्त आ गया। 20 सितंबर 1878 की शाम 5 बजे मैं समुद्री जहाज से मुंबई से इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। डेक की रीलिंग के पास अकेला खड़ा। डेक मतलब जहाज की रीलिंग के पास मैं अकेला खड़ा तट और जहाज के बीच का बढ़ता हुआ अंतर देखता रहा। अचानक मुझे उदासी ने घेर लिया। मैं अपने पीछे भारत का किनारा ही नहीं अपने बचपन को भी छोड़े जा रहा था। मैं फौरन डेक से हट गया और अपने कैबिन में जाकर लेट गया। कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। सफ़र, यात्रा, नफ़रत, घृणा, तारीफ, प्रशंसा, पैबंद, थेकली या फटे हुए कपड़े पर दूसरा कपड़ा सिला हुआ, अर्जी, प्रार्थना पत्र, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, मैट्रिकुलेशन, 10वीं कक्षा। कठिन शब्दों का उच्चारण। मुलाकात, मुलाकात, मुस्कुराकर, सफ़र, उम्मीदें, पैबंद, अर्जी, परंपराओं, रीति रिवाजों, संस्कार, टट्टू, ज्योतिरिंद्र। नीचे दिए गए लोगों के बारे में पाठ में आपने क्या पढ़ा, एक वाक्य में लिखिए। क ब्रजेश्वर। ब्रजेश्वर कौन था? रविंदर के घर में रहने वाला नौकर था। नेक्स्ट, सत्य और सोमेंद्र कौन थे? रविंदर जी की बड़ी बहन के बेटे थे। ज्योतिरिंद्र रविंदर जी के भाई थे। उनकी रुचि नाटक, संगीत, घुड़सवारी और तैराकी में भी थी। कादम्बरी रविंदर जी की भाभी थी। सौदामिनी रविंदर जी की बड़ी बहन थी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क धनी परिवारों के अपने बच्चे अपनी माँ को डैश में ही देख सकते थे, रात में। नेक्स्ट, ब्रजेश्वर डैश के मामले में बहुत कठोर था, छुआछूत। रविंदर अपने पिताजी की डैश संतान थे, 14वीं। पहले ही दिन बालक रविंदर को स्कूल से डैश हो गई, नफरत। नेक्स्ट, मुंशी जी से छुट्टी के लिए डैश लिखवाने की विनती करता था, अर्जी। जब मैं 12 वर्ष का था मेरा डैश किया गया
उपनयन, संस्कार। भाषा से संबंधित एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। क, रविंद्रनाथ ठाकुर ने कविता लिखी। इसका सही रूप है रविंद्रनाथ ठाकुर ने कविताएं लिखी। नेक्स्ट, उसे अध्यापक से हिंदी पढ़ाई है। इसका शुद्ध रूप है उन्हें अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई। नेक्स्ट, एक कहानी की किताब ले आइए। इसका शुद्ध रूप है कहानी की एक किताब ले आइए। नेक्स्ट, लड़का मिठाई लेकर दौड़ लगाता घर आया। इसका शुद्ध रूप है लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। नेक्स्ट, मेरे को घर जाना है। इसका शुद्ध रूप है मुझे घर जाना है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए समस्त पदों का समास विग्रह कीजिए। समास क्या होता है? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। पेट दर्द, इसका विग्रह है पेट में दर्द। रस भरी, रस से भरी। चित्रकला, चित्र के लिए कला। घुड़सवारी, घोड़े पर सवारी। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। बालमन, बालक का मन। क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त योजक शब्द से दिए गए वाक्यों को जोड़कर लिखिए। क, वह नहाने के लिए तालाब में जाता था। वह डुबकी लगाने से पहले पानी को 5-6 बार इधर उधर हटाता था। हमें इन दोनों वाक्यों को योजक चिन्ह लगाकर जोड़ना है। वह नहाने के लिए तालाब में जाता और डुबकी लगाने से पहले पानी को 5-6 बार इधर उधर हटाता था। नेक्स्ट, मैं खिड़की से बाहर तालाब को देखता रहता। मैं खिड़की से बाहर बड़े से बरगद को देखता रहता। मैं खिड़की से बाहर तालाब और बड़े से बरगद को देखता रहता। ऐसे ही आप इसके बाकी भाग कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।